Hello everyone, this is Deepa Singhal. Welcome you all to the platform of Life Shilp Academy Crafting Lives. दोस्तों ये वीडियो है सेकेंड वीडियो फॉर द फेब्रवरी मंथ, जिसमें हम लोग सेकेंड वीक के बारे में बात करेंगे। 8 ऑफ फरवरी से लेकर वैलेंटाइन डे वाले दिन तक क्या हुआ इंडिया में और वर्ल्ड में, आइए बात करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, थ्रू आउट द एंड जरूर देखिएगा। सीयूटी के एस्पिरेंट्स के लिए खास करके बता दूं, इस वीडियो में एक एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा हूबहू उठ के क्वेश्चन आए हैं, हमेशा आते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग, मुझे पता है इस समय बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अगर हाफ एन आवर की वीडियो है देख लो, कोई कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितना वीडियो सुनोगे देखोगे उतनी जल्दी याद होगा। नोट्स बनाओगे दोबारा से कहीं पर पड़े रहेंगे, फिर उसको ढूंढोगे, फिर उसको फिर पढ़ोगे। उससे अच्छा क्या है, वीडियो को अगर 3 4 बार 5 बार देख लिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो याद हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है वो कम करके 6.25 कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मीटिंग होती है, एमपीसी कमेटी मीटिंग, मेंबर मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। रेपो रेट के ऊपर पिछले 2 सालों से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया था रिजर्व बैंक ने, कम करना है बढ़ाना है। तो 2 साल के बाद रेपो रेट एट लास्ट कम हुआ 6.25%। रेपो रेट के कम होने की वजह से इंडिया में बैंक इंटरेस्ट भी कम होता है, किस पर, लोन्स पर। तो ये डिसीजन एमपीसी की 53rd मीटिंग में लिया गया, जो फरवरी 5 से 7 के बीच में हुई। इसके बाद डियर इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा बाय 2030। क्यों? क्योंकि इंडिया में दो इनिशिएटिव चल रहे हैं, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2000 मतलब अभी जो आया है हाल फिलहाल में, जो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, उसमें हमारी रैंक, ओवरऑल रैंक हमारी 38 है दुनिया की 139 कंट्रीज में से। जबकि हम चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स में तो एटलीस्ट इंडिया दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज में हो जाए। तो इसलिए 2030 तक ही होगा। उसके बाद जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बने हैं, तब से बहुत सारे लैंडमार्क डिसीजंस लेते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर। डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया अमेरिका, और अब जाकर ये यूएनएचआरसी से भी बाहर हो गया है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल दिया। इन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी कंट्रीज की अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हम बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अमेरिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली अपनी फाइनेंशियल बर्डन अमेरिका पे डाल दिया है, जैसे हम बहुत ही अमीर कंट्री है, जबकि बाकी सब कंट्रीज अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूएन जैसी बॉडी को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के नाते जो अमेरिका फंडिंग करता था यूनाइटेड नेशंस में रिलीफ और वर्क्स एजेंसी के अंतर्गत, वो सारी फंडिंग में रोक रहा हूं। तो जो हम लोग फंडिंग करते थे रिफ्यूजीज के लिए, वो सब फंडिंग अमेरिका आपसे नहीं करेगा। आपको पता है बिजनेसमैन आदमी है, अमेरिका में पहले ही बहुत ज्यादा डेट बढ़ गया है अमेरिकन का, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पहली ऊपर चली गई है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रिपब्लिकन पार्टी की कुछ पॉलिसीज भी इनके हिसाब से ऐसी रही है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 मेंबर्स आते हैं, जो हर साल जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस का हेडक्वार्टर भी है। और इस समय फिलिपो ग्रैंडी जो है वो 11th यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर है रिफ्यूजीज के इस समय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। जोमैटो ने अपना नाम चेंज करके इटर्नल कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि जोमैटो अब अपना जो फूड डिलीवरी बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, मतलब फूड डिलीवरी बिजनेस के अलावा जोमैटो अब बहुत सारे लाइव शोज भी करवाता है, रेस्टोरेंट सप्लाईज भी करवाता है, क्विक कॉमर्स में भी नाम आ रहा है जोमैटो का। तो कहीं ना कहीं जोमैटो की जो इमेज थी वो एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन की जैसी थी। तो अपने बिजनेस मल्टीपल सेक्टर्स में आने की वजह से जोमैटो अब नाम चेंज करके इटर्नल हो गया है। 6 फरवरी को ये डिसीजन लिया गया। जोमैटो के फाउंडर्स दीपेंद्र गोयल, आकृति चोपड़ा, पंकज चड्डा और गुंजन पाटीदार हैं। 2008 में यह कंपनी फूडी वे के नाम से खुली थी। इसके बाद नीरज कुमार ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुमार को शॉक कर दिया है गोल्ड मेडल जीत के। बिल्कुल इंडियन नेवी के हैं नीरज कुमार। आपको बता दूं मेंस 50 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जो पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जीते थे, उन्होंने नेशनल गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है, स्वप्निल कुमार महाराष्ट्र के। नीरज कुमार ने जीत लिया है गोल्ड, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीत लिया है सिल्वर। इस बार नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुई थी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। इनके हाथों में एक बुक है जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कुलभूषण कुमार ने लिखी है। तो उसके लॉन्च में ये पहुंचे। बुक का नाम है हार्ट्स एंड हीरोज, लाइव्स दैट शेप्ड अस।
इसके बाद बात करते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज की। बिल्कुल क्लास 12th में पढ़ने वाले पॉल साइंस के बच्चे कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे साथ। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो अभी बिम्स्टेक कंट्रीज के यूथ गुजरात के गांधीनगर में आके मिले, बिम्स्टेक कंट्रीज के यूथ। ठीक है। तो आपको बता दूं ये समिट जो है ये 8 फरवरी से शुरू होती है, मतलब 7 फरवरी से, और 8 फरवरी को मतलब यहाँ पर ये लोग बैठना शुरू करते हैं। 7 से लेकर 11 फरवरी तक गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में ये समिट चली। उसके बाद इसमें बिम्स्टेक कंट्रीज का जो था उसका जो थीम रहा वो है यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं बेटा, मार्कस स्टोइनिस जो ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलते हैं, रिटायरमेंट ले ली है सर ने ओडीआई से, वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। हाँ, ये T20 क्रिकेट को फोकस करेंगे, ये भी आपको बता दूं। इसके बाद बात करते हैं बेटा शारची रार बंगाल टाइगर जो है, मुझे एक, तो शरची रार बंगाल टाइगर जो है उन्होंने हैदराबाद तूफान को हरा दिया है 4-3 के साथ इन मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 के फाइनल मैच में। बिल्कुल, शारची रार बंगाल टाइगर्स हैदराबाद तूफान को हराते हैं इंटरनेशनल, मतलब ये सॉरी, जिस तरीके से आईपीएल खेला जाता है ना, उसी तरीके से एचआईएल भी है, हॉकी इंडिया लीग। तो इसमें बंगाल टाइगर्स की टीम हैदराबाद तूफान को हरा देती है 4-3 से। और यहाँ पर जुगराज सिंह जी ने हैट्रिक गोल मारा, सैम लेन का लास्ट मिनट पे जो गोल था उसने कहीं ना कहीं बंगाल टाइगर्स को ये विक्ट्री दिला दी। तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में ये मैच हुआ। इसके बाद आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो इसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक एंथम, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंथम, जीतो बाजी खेल की, ये गाया है पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इंडिया के सारे मैचेस जो होंगे इस लीग में वो दुबई में खेले जाएंगे। 19 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है, 20 फरवरी को पहला मैच इंडिया बांग्लादेश का होगा जो दुबई में होगा। इसके बाद 10 फरवरी को 3 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, वर्ल्ड पल्सिस डे, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। फिर आपको पता होगा अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका गए थे, है ना, तो वो फ्रांस गए थे इस समिट के लिए। इट इज अ समिट फॉर एक्शन ऑन इंटरनेशनल, सॉरी, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये समिट पेरिस में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ कई सारे हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेरिस में हुई थी। तो ऑफ कोर्स इस समिट को इनॉग्रेट किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस दिखे, चाइनीज वाइस प्रीमियर जैंग दिखे। और इसका जो फोकस था वो जनरली था कि एआई की एडवांसमेंट हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, कल्चर में किस तरीके से हो। तो जनरली एआई एडवांसमेंट इन दीज सेक्टर्स, ये इस समिट का फोकस था। पेरिस की बात कर लेते हैं तो कैपिटल पेरिस है, सॉरी फ्रांस की बात कर लेते हैं, कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, एंड फ्रैंकोइस बेरो, फ्रैंकोइस बेरो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद डियर उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अंत्योदय गृह योजना कर दी है लॉन्च। आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत उड़ीसा के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाएगी ये स्कीम। अफोर्डेबल हाउसिंग, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पर हर एक घर के लिए 1,20,000 दिए जाएंगे। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन 4 महीने में पूरा करते हैं तो 20,000 रुपये अलग से बोनस मिलेगा, 6 महीने में कंप्लीट करते हैं तो 10,000 रुपये अलग से बोनस मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। इसके बाद आगे बात करते हैं, मणिपुर में पिछले 2 सालों से वायलेंस चल रहे हैं, पता नहीं, मैं इस दिन का वेट कर रहा था, अब जाकर ये हुआ है। यहाँ पर आर्टिकल 356 कर दिया गया है इम्पोज। आर्टिकल 356 है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को आप लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2 सालों से यहाँ के वायलेंस रुक नहीं रहे थे। आपको पता होगा मणिपुर में ये वायलेंस 2 ट्राइब के बीच में स्टार्ट होते हैं, कुकी और मैतेई ट्राइब। तो बीरेन सिंह यहाँ के सीएम थे, बीजेपी पार्टी से है, और एट लास्ट 9 फरवरी को इन्होंने ये जो पूरा की पूरा रेजिग्नेशन है वो अब सौंपा मणिपुर के गवर्नर को, अजय भल्ला जी को। और इसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये अमेरिका में है, और इसी दिन अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स भी लगाया था। तो याद करना ये दिन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जाना जाता है। तो ये रेजिग्नेशन जो है ये 2 सालों के बाद आया है, मतलब 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, कितने ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो इसके बाद आगे बात करते हैं, इन्हीं के साथ अतीशी जी ने भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना जी को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया। आपको पता होगा आम आदमी पार्टी की दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में हैवी डिफीट हुई। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी विद स्पेशल स्टेटस है, क्यों, क्योंकि दिल्ली में एक असेंबली है, यहाँ पे सीएम बैठता है।
70 सीट्स की असेंबली है, जिसमें से 48 सीट्स जीत गई है बीजेपी, 22 सीट जीत गई है आम आदमी पार्टी, और हमेशा की तरह कांग्रेस ने भी यहाँ पर जीरो चेक करो, जैसे जो पेट्रोल पंप पे भाई बोलता है ना आपको, भैया जीरो चेक करो, तो जीरो चेक कर लो। शीला दीक्षित के बाद ये पार्टी जीरो ही चेक कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, लीड लीड सर्टिफिकेशन 2024 में इंडिया थर्ड नंबर पर आता है ग्लोबली। पहली बात तो लीड का मतलब क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, ये लीड है। और ये जनरली ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मतलब किस कंट्री में कितनी ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स है, ऐसी बिल्डिंग जो बनते समय भी पोल्यूशन नहीं कर रही है और बनने के बाद भी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो इंडिया थर्ड पोजीशन रिटेन करता है यहाँ पर। फर्स्ट पोजीशन पर चाइना दिखता है आपको ऑफ कोर्स, सेकंड पे कनाडा, और थर्ड पर हम है। तो हमारी कंट्री ने 370 आपको बता दूं लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड करे हैं, जिसमें 8.5 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। 8.5 मिलियन जीएसएम का एरिया इंडिया में ग्रीन एरिया है। तो ग्रीन एरिया के बेसिस पर आपको ये रैंकिंग मिलती है। चाइना में 25 जीएसएम का है, कनाडा में 10 मिलियन जीएसएम का है, हमारे इंडिया में 8.5 मिलियन जीएसएम का है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती इंडिया के सेकंड ओल्डेस्ट वो क्रिकेटर होने वाले हैं, हो गए हैं, जिन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया। बिल्कुल, जनरली हम लोग वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से देखते हैं, स्पिनर है ये, 33 ईयर्स ओल्ड है। और अभी देखने वाली बात है कि क्या वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, क्या ये कोई मैच खेल पाएंगे। तो अभी तो ये इवेंट चल रहा है फिलहाल, देखने वाली बात है। इसके बाद इंडिया के यंगस्टर, नाम है इनका मानस धामने, सर ने कमाल ही कर दिया, इटली के लॉरेंजो कार्बोनी को हरा दिया है। आईटीएफ सिंगल टाइटल इन्होंने क्लेम कर लिया है लॉन टेनिस में। आईटीएफ सिंगल टाइटल जो खेला जा रहा था ट्यूनिशिया में, तो इटली के लॉरेंजो कार्बोनी को हराकर इंडिया के यंगस्टर मानस धामने ने ये टाइटल अपने नाम किया। ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिस है, यहाँ पर कायस सियाद प्रेसिडेंट है, ट्यूनिशियन दिनार यहाँ की करेंसी है। इसके बाद इंडियन मेंस आइस हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, विंटर गेम्स, विंटर एशियन गेम्स, मैंने ये पिछले वीक के करंट में कवर किया था, चाइना में हो रहा है। तो विंटर एशियन गेम्स में आइस हॉकी में जीत गया भारत। यस, वी हैव वॉन इट एंड दिस इज आवर फर्स्ट एवर विक्ट्री। पहली बार हमारी आइस हॉकी टीम जीती है इस विंटर एशिया गेम्स में। आपको पहली बता दूं, विंटर एशियन गेम्स के स्टार्टिंग मैचेस में बड़े 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 ब्लो लगे हमें। मतलब ओपनिंग मैच हार गए हांगकांग से, फिर चाइना से हारे, फिर तुर्कमेनिस्तान से हारे। उसके बाद इतनी हैवी डिफीट के बाद भी देखो क्या मस्त कमबैक किया हम लोगों ने, और यहाँ पर हम जीत गए। हमने फाइनल मैच में मकाओ की टीम को हराया। कहां पर हो रहा था ये, हार्बिन आइस हॉकी एरिना, हार्बिन चाइना में हो रहा था ये मैच। मतलब चक दे इंडिया की फील आएगी आप लोगों को ये मैच देखते हुए, ये पूरी की पूरी गाथा देखते हुए। तो जनरली अक्षय कुमार बस बनाते ही होंगे इसके ऊपर अभी एक अपनी मतलब मूवी। इसके बाद दोस्तों, बेंगलुरु के येलहंका एयरपोर्ट पर शुरू हुआ था एरो इंडिया शो। तो ये 15th एडिशन था एरो इंडिया का। एरो इंडिया में क्या होता है ना, दुनिया भर की डिफेंस कंपनीज को इंडिया में इनवाइट करता है कि आओ भाई अपने अपने क्राफ्ट लेकर आओ, हमारे यहाँ पर डिस्प्ले करो, हम भी तो देखें कि कैसे हैं आपके एयरक्राफ्ट। तो जो इस 15th एरो इंडिया एडिशन में एक बहुत स्पेक्टेकुलर चीज जो देखने को मिली वो क्या है, रशिया का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35 आमने सामने खड़े थे। जनरली दोनों कंट्रीज एक साथ अपने ये दोनों टॉप क्लास फाइटर जेट्स नहीं भेजती है, क्योंकि इनको डर है कि सामने वाला की कॉपी ना कर ले। क्योंकि अमेरिका, चाइना ने J-20 बनाया है, और चाइना का तो मतलब अमेरिका का आरोप है इन्होंने सालों ने हमारा F-35 पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के नाम पे तो खैर ये देश सबसे आगे है ही। तो 15th एडिशन एशिया का टॉप एरोस्पेस एग्जीबिशन एरो इंडिया शो इंडिया के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हुआ, जो बेंगलुरु में है, जहां पर 900 से ज्यादा एग्जीबिटर्स आए, 150 से ज्यादा फॉरेन फर्म्स देखी गई, 90 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, 26 डिफेंस मिनिस्टर्स आए तकरीबन बहुत सी कंट्रीज के, 118 सीईओज आए, एयर चीफ्स आए फ्रॉम 43 कंट्रीज, और जैसे कि मैंने बोला स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले था यहाँ पर सुखोई 57 F-35 यूएस का। इसके बाद यहाँ पे पता लगता है इंडिया की डोमिनेंट पोजीशन दुनिया में, मतलब डोमिनेंट पोजीशन, दोनों कंट्रीज के फाइटर जेट्स को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर एरो इंडिया शो की थीम क्या थी, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये हम लोगों की थीम है। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। 11 फरवरी को 3 दिन सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, सेफर इंटरनेट डे, और वर्ल्ड डे ऑफ द सिख। ये 3 दिन सेलिब्रेट होते हैं 11 फरवरी को। इसके बाद फ्रेंड्स, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीरो बैलेंस अकाउंट
योजना खोली थी, चलाई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स। तो इस योजना को चलते 11 साल हो गए हैं। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं 11 साल में इस स्कीम ने क्या किया। तो जनवरी 15 तक का हमारे पास डेटा है, और कहा जाता है कि लोगों ने अभी तक 2014 के अगस्त में, जब से ये लॉन्च हुई थी, जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए हैं। इन टोटल बैंक अकाउंट्स में से 55.7% बैंक अकाउंट्स महिलाओं ने खुलवाए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जा रहा है कि विमेन फिनेंशियली इंक्लूजन को, मतलब विमेन का फिनेंशियल इंक्लूजन जनधन योजना काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है, क्योंकि बेसिक सेविंग्स अकाउंट सर्विसेज हर लोगों को दे रही है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्योंकि इससे पहले ना बैंक्स में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता था। इसके बाद यहाँ पर चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, जब से शेख हसीना जी ने कंट्री छोड़ी है तब से मोहम्मद यूनिस ही देश को चला रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है। मुझे तो ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा थोड़ा एंटी इंडियन लगता है। इन्होंने ऑपरेशन चलाया है डेविल हंट। वो बात अलग है कि सर नोबेल लॉरिएट भी है, नोबेल प्राइज मिला है इन्हें, अमेरिका के बहुत अच्छे अलाय माने जाते हैं। तो बांग्लादेश के इस समय चीफ एडवाइजर हैं ये, तो यही चला रहे हैं बांग्लादेश को इस समय। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना गई हैं तब से वायलेंस रुके नहीं है। 1300 से ज्यादा लोग, मतलब 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, आपको ये भी बता दूं। ज्यादातर वायलेंस हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो बांग्लादेश में रह रही है। इसको देखते हुए इन्होंने, सर ने एक ऑपरेशन चलाया है डेविल हंट। आपको बता दूं, बचाने वाले मारने वाले बचाने का ढोंग कर रहे हैं एक्चुअली में, बट छोड़ो, हमारा वो बात नहीं है, हम एक बार देख लेते हैं इसे। डेविल हंट में सर का कहना है कि अभी तक हमने 1300 से ज्यादा लोगों को डिटेन करा है पिछले 2 दिनों में। अवामी लीग के कई सारे मेंबर्स को उठाया है। अवामी लीग को तो उठाओगे ही आप, क्योंकि वो आपके ओपोजिशन पार्टी है। चलिए छोड़िए। इन्होंने ये भी बोला कि एक फॉर्मर एमपी सिराजगंज के जो है चयन इस्लाम, इनको भी हमने अरेस्ट किया है। गाजीपुर पुलिस ने 100 से ज्यादा अरेस्ट करे हैं सेकेंड डे ऑफ द ऑपरेशन। हम लोग बांग्लादेश में पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बोला, बांग्लादेश में इस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। नेक्स्ट है हरियाणा का हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन। इसमें ना हर फार्मर के सॉइल की टेस्टिंग करके उसको सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, ताकि फार्मर ये समझ जाए कि उसकी मिट्टी में किस चीज की कमी है, उसको क्या ज्यादा डालना है। ऐसा ना हो कि वो फर्टिलाइजर्स का यूज करता रहे करता रहे करता रहे और एक दिन उसकी सॉइल हो जाए सेलाइन, खत्म, सॉइल की फर्टिलिटी ओवर। तो अभी तक 70 लाख से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं, 55 लाख सैंपल तो टेस्ट हो चुके हैं, 86 लाख से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़ चुके हैं। तो आने वाले 3 से 4 साल में हरियाणा के सभी किसानों को हेल्थ कार्ड बांट दिए जाएंगे, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड्स। ये स्कीम का एम है। उसके बाद एरो इंडिया शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहां पर अपना एक जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुनिया को दिखाया। हाँ जी, ये जिसका कोड वर्ड, मतलब जिसका मॉडल नंबर है HJT-36, और इसको इंडक्ट किया है यशस के नाम से। आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स का इस्तेमाल हुआ है, मॉडर्नाइज कॉकपिट का इस्तेमाल हुआ है। तो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया है। और यशस नाम ये तब दिया गया जब संजीव कुमार जी और डॉक्टर DK सुनील इस इवेंट में थे। तो डॉक्टर DK सुनील तो HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है, संजीव कुमार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से ना हमने कोई रशिया से मेजर डिफेंस डील नहीं करी है। तो यहाँ पर इंडिया ने रशिया के साथ एक मेजर डिफेंस डील साइन कर ली है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल हम लोग रशिया से खरीदने वाले हैं, और कुछ सोर्सेस का कहना तो ये भी है कि हम क्लब एस मिसाइल खरीद रहे हैं रशिया से। तो यहाँ पर ये क्लब एस मिसाइल क्या है? ये कैलिबर मिसाइल फैमिली की मिसाइल्स हैं, क्लब एस मिसाइल, जो 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, सबमरीन से लॉन्च हो सकती है। ठीक है जी। 400 केजी का वॉरहेड लेकर चल सकती है। आई सेड 400 केजी का वॉरहेड। इस मिसाइल सिस्टम में फायर कंट्रोल सिस्टम, वर्टिकल लॉन्च यूनिट्स जैसी चीजें भी साथ में आती हैं। इसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपको देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बताया गया सिंगापुर को। मतलब 227 डेस्टिनेशंस में से 193 डेस्टिनेशंस ऐसी है जो आप सिंगापुर पासपोर्ट पर विदाउट वीजा घूम सकते हैं। बट टिकट कराइए और निकल जाइए, बस। कोई या तो वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, नहीं तो वीजा दे आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जबकि इंडिया की रैंक यहाँ पर 80th है। दुनिया की 62 कंट्रीज ही हम लोगों को वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा की फैसिलिटी देती है।
और ये इस रैंक पर हम अकेले नहीं है, हम 3 कंट्रीज के साथ ये रैंक शेयर करते हैं, तजाकिस्तान, इक्वेटोरियल गुनिया, अल्जीरिया, इन सब कंट्रीज के साथ हम इसको शेयर करते हैं। सेकंड नंबर पर जापान और कोरिया आता है, और थर्ड नंबर पर सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, लाइक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, आयरलैंड, फिनलैंड, ये सब आते हैं। इसके बाद दोस्तों कार्लोस अल्काराज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आपको बता दूं ये पहले स्पेनिश चैंपियन बने हैं इन द 52 ईयर हिस्ट्री ऑफ रॉटरडैम ओपन। रॉटरडैम ओपन एक लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है, 52 साल पहले स्टार्ट हुआ था। जब से स्टार्ट हुआ है तब से किसी भी स्पेनिश या किसी भी स्पेनिश लॉन टेनिस प्लेयर ने इसको नहीं जीता। तो 52 साल का रिकॉर्ड जब से ये चला है तब से 52 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कार्लोस अल्काराज ने, पहले स्पेनिश चैंपियन बने हैं इस इवेंट के। इसके बाद आपको बता दूं 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की थीम रही है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। इसके बाद फ्रेंड्स भारत मंडपम में यहां पर हम लोगों ने लॉन्च किया कलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक फेस्टिवल। आपको पहले ही बता दूं इसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने इसको माई जीओवी के साथ कोलैब करके चलाया है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को शोकेस किया जाएगा, खानों के माध्यम से, आर्ट्स के माध्यम से और फोटोग्राफी के माध्यम से। तो बहुत जगहों पर इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। भारत मंडपम से स्टार्ट हुआ, कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगा, मुगल गार्डन्स में देखने को मिलेगा। मुगल गार्डन्स को आप अमृत उद्यान कहते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन को कर दिया है इनॉग्रेट। ये हुआ न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट तो किया है द्रौपदी मुर्मू ने, बट ये यूनानी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करती है। तो इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया में यूनानी डे कब सेलिब्रेट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको बता दूं हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां की याद में इंडिया में हम लोग जो यूनानी डे है वो करते हैं सेलिब्रेट। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है जो ये मतलब हम लोग इंडिया में कब से ये यूनानी डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे तो 11 फरवरी को ये यूनानी डे सेलिब्रेट होता है, और इंडिया में ये दिन 2016 से सेलिब्रेट हो रहा है। इसके बाद असम यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। 24, 25 और 26 फरवरी को एडवांटेज असम के नाम से 2 दिनों का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एक इन्वेस्टमेंट समिट चलेगी असम में। इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाएंगे। और यहाँ पे इनॉग्रेशन डे से पहले मतलब 24 फरवरी को असम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूमर डांस करेगा होस्ट। यस, जिसको असम में झुमोई कहते हैं, झुमोई। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर होंगे, और 7500 डांसर्स और आर्टिस्ट यहाँ पे डांस करेंगे, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूमर फेस्टिवल। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रिपरेशंस ऑलरेडी ऑन है, बहुत ही कम दिन बचे हैं 24 तारीख आने में। इसके बाद असम के बारे में बात कर लेते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ की सीएम है, और सर को आप लोगों ने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में भी देखा होगा ना, क्योंकि हरियाणा सॉरी देवेंद्र फडणवीस के बाद महाराष्ट्र की सीएम के बाद ये सेकंड सीएम थे जिन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट में जितने भी वो थे, समय रैना, इलाहाबादिया, अपूर्वा मैडम, इनके तो क्या ही बात करूं मैं, तो इन सब के खिलाफ एफआईआर जो है वो इन्होंने रजिस्टर करवाई। कैपिटल है असम की दिसपुर। इसके बाद करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स आया है, जो 2024 का इंडेक्स है, 25 में आया है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की कंपनी प्रिपेयर करती है। दुनिया की, आपको बता दूं, दुनिया की बहुत सारी 180 कंट्रीज को यहाँ पर रैंक दिया गया और एक स्कोर दिया जाता है। 100 में से स्कोर मिलता है। अगर आपका 100 स्कोर है इसका मतलब बिल्कुल करप्शन नहीं है, अगर 0 स्कोर है इसका मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है। और पिछले 2 सालों से ना इंडिया का स्कोर गिरता हुआ जा रहा है। मतलब 2022 में 40 था, फिर 23 में 39 हुआ, और अब हम 38 स्कोर पर, रैंक हमारी 96 है। पहले तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की रैंक क्या है ये बता दो सर। चाइना ही हमसे आगे है, बाकी सब पीछे ही चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा करप्टेड कंट्रीज में, तो साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया आता है। ठीक है, सबसे कम करप्टेड कंट्रीज में डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इंडिया की रैंक तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 38। पहले कभी हम 54 पर थे। तो हर जगह ऐसा नहीं है बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर अच्छा भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में हम लोग 22 मतलब अपने 22nd रैंक पर आते हैं। वैसे ओवरऑल कैटेगरी में जो इंडिया है
वो यहाँ पर जो 38 रैंक पर आता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंडिया टॉप 25 कंट्रीज में आना चाहता है इन द वर्ल्ड इस रैंकिंग में। और आपको बता दूं, कुछ चीजों में तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर पा रही हैं, वो कर दिया हम लोगों ने। इंडिया ने अपना टर्न अराउंड टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके एक दिन से भी कम कर लिया है, 0.9 डेज। पहली बात तो टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? जब जहाज किसी कंट्री से चलते हैं इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट हो गए। स्टार्ट हो गया मतलब इनका ओरिजिन, और ये इंडिया हो गया फिनिश पोजीशन। तो ये कंट्री, ये जहाज कंटेनर लेके जाते हैं बहुत सारे। तो ये कब इंडिया के पोर्ट पहुंचने के बाद इन जहाज को कितने समय में फ्री कर दिया जाता है ताकि ये दोबारा अपनी कंट्री की तरफ वापस लौट सके, इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इंडिया के पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम 0.9 डेज है, एक दिन से कम में हम फ्री कर देते हैं। जबकि डेवलप कंट्रीज का हाल देखो आप, अमेरिका 1.5 डेज, ऑस्ट्रेलिया 1.7, बेल्जियम 1.3, कनाडा को 2 दिन लग जाते हैं, जर्मनी 1.3, यूएई 1.1, सिंगापुर एक दिन। इंडिया का गजब टर्न अराउंड टाइम चल रहा है भाई। इसके बाद आपको बता दूं, 2027 में होने वाले 39th नेशनल गेम्स को मेघालय होस्ट करेगा। नेशनल गेम्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होस्ट करता है। इसके बाद आपको बता दूं, अभी ये जो नेशनल गेम्स है ये उत्तराखंड में चल रहे थे, और उत्तराखंड के देहरादून से स्टार्ट हुए थे। इसका क्लोजिंग सेरेमनी हल्द्वानी में हुआ, और हल्द्वानी में ही आईओए फ्लैग रिसीव मेघालय ने किया। इसका मतलब क्या है कि 2027 में जो नेशनल गेम्स है वो मेघालय में होंगे। इस समय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा है, जो अभी फिलहाल राज्यसभा में एक मेंबर भी है, नॉमिनेटेड मेंबर भी है। मेघालय के बारे में आपको बता दूं, कैपिटल शिलोंग है, कॉनराड संगमा सीएम है, और विजय शंकर जी यहाँ के गवर्नर है। इसके बाद इंडिया के बहुत ही डेकोरेटेड क्यूइस्ट हैं, मतलब स्नूकर खेलते हैं, गजब के स्नूकर खेलते हैं। इन्होंने अपना 36th नेशनल टाइटल जीत लिया है। और वैसे ये मेन स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं, तो ये इनकी 10वीं, मतलब ये मेन स्नूकर चैंपियन का 10वां एडिशन था जो इन्होंने जीता। और वैसे सर के लिए ये 36th प्राइज है। तो 36th प्राइज जीत लिया इन्होंने अपनी लाइफ का। मेन स्नूकर चैंपियनशिप का 10वां एडिशन जीत लिया सर ने, पंकज अडवाणी जी ने। ब्रिजेश धवानी को हराया इन्होंने फाइनल में। इसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। इसके बाद मोहम्मद रफी इंडिया के लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, इनका अभी 100th बर्थ एनिवर्सरी निकला। तो इनके सेनिटरी मतलब सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी पर, मतलब 100th बर्थ एनिवर्सरी पर भारत की सरकार ने 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इशू किया है। आपको पता होना चाहिए, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ही कॉइन्स और 1 रुपी नोट को इशू करती है। 2 रुपए से जितने भी नोट है वो सब आरबीआई प्रिंट करता है। तो 100 रुपए के ऑब्वर्ड साइड में, मतलब फ्रंट साइड में, आपको अशोकन पिलर का वो लायन कैपिटल देखने को मिलेगा। इंडिया और भारत यहाँ पर इंस्क्राइब दिखेगा, और लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा, और फिर नीचे ₹100, इस तरीके से। और इसके रिवर्स साइड की बात करूं, तो रिवर्स साइड में मोहम्मद रफी की फोटो है। उसके नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद रफी की जन्म शताब्दी, मतलब मोहम्मद रफी जी को 100 साल की बधाई। इनकी जन्म शताब्दी 1924 में पैदा हुए थे, 2024 में 100 साल हो गए इन्हें। इसके बाद एशिया का पहला एनिमोट्रॉनिक एलिफेंट। एनिमाट्रॉनिक का मतलब होता है ये बात कर सकता है आपसे, मतलब सूंड हिला सकता है, मशीनरी है इसमें, बात कर सकता है बच्चों से। इसमें जो आवाज है वो दिया मिर्जा की रिकॉर्ड की गई है। पेटा इंडिया ने बनाया है ये एनिमाट्रॉनिक एलिफेंट। बहुत सारे स्कूल्स लेके जाया जा रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं इससे। और ये एलिफेंट जो है, ये बच्चों को बता रहा है कि एलिफेंट कैप्टिविटी में, मतलब एलिफेंट्स को जो कैप्टिव बना के रखा जाता है उसकी हार्श रियलिटीज क्या है, कितना दर्द होता है हम लोगों को। अभी तक मई 2023 से लेकर अभी तक 1,65,000 बच्चों से मिल चुका है ये एलिफेंट। ये भी बता दूं, ये एनीमा ट्रॉनिक एलिफेंट है, रियल एलिफेंट नहीं है। ठीक है जी। तो इसको बेंगलुरु में अनवील किया गया था, बहुत सारे स्कूल्स में ये जा रही है, मतलब ऑफ कोर्स ये फीमेल एलिफेंट है। इसके बाद सचिन यादव जेवलिन थ्रो में अपना नाम रोशन करते ही जा रहे हैं, आने वाले भारत के नीरज चोपड़ा होने वाले हैं। इन्होंने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 84.39 मीटर्स का थ्रो था सर का, अच्छा थ्रो था, इंप्रेसिव थ्रो था। तो 38th नेशनल गेम्स जो गंगा एथलेटिक स्टेडियम में खेली गई, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में, मतलब देहरादून में शुरू हुआ था ना। मैं अभी मैंने बताया था नेशनल गेम्स।
तो उत्तर प्रदेश से आते हैं सचिन यादव, 25 साल के हैं, ये भी आपको बता दूं। तो इन्होंने रोहित यादव, शिवपाल सिंह जैसे जो बड़े बड़े नाम है जेवलिन थ्रो में, उनको पीछे छोड़ दिया। 84.39 मीटर्स का बेस्ट थ्रो है सर का। और उसके बाद आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज भी पढ़ी होगी, इन्होंने जल समाधि ले ली है आचार्य सत्येंद्र दास। 1938 में सर का जन्म हुआ। 20 साल की उम्र से ही इन्होंने स्पिरिचुअल सर्विस स्टार्ट कर दी थी। 30 साल तक निर्वाणी अखाड़ा के मेंबर भी रहे। 6 दिसंबर 1992 के बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद, मतलब बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद, सर को राम मंदिर का चीफ प्रीस्ट बनाया गया था। मतलब इनकी आंखों के सामने आप सोचिए, बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, इनकी आंखों के सामने राम मंदिर बना, इनकी आंखों के सामने राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और इनकी आंखों के सामने उस प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को 1 साल भी हो जाता है। मतलब गजब, हर चीज में गजब। मेरे मुंह से तो बस यही निकल रहा है। तो अभी तक राम जन्मभूमि टेम्पल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ प्रीस्ट हैं। यहां तक समझ में आता है जी। इन्होंने जल समाधि ले ली है, ही हैज रिसेंटली डाइड, और इनको सरयू नदी में ही प्रवाहित कर दिया गया है। जल समाधि इसको कहते हैं। अपना पूरा जीवन इन्होंने राम जन्मभूमि को दे दिया। नाम है इनका आचार्य सत्येंद्र दास। लखनऊ के एसजीपी जे जिम्स में इनका इलाज चल रहा था, बच नहीं पाए, और इसके बाद इनको सरयू नदी में ही, उसके सरयू नदी के हवाले ही कर दिया गया। दिस इज हाउ ही मेट हिज लास्ट जर्नी। और इसी के साथ वीडियो का हो जाता है अंत इस भावुक नोट पर। आई होप आपको मजा आया होगा, वीडियो को आपने थ्रू आउट द एंड देखा होगा। और मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी चैनल पर फरवरी मंथ के थर्ड वीडियो के साथ, थर्ड वीक को 14 से 21 को कवर करूंगा बेटा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी सोच रहे हैं सीयूटी की कोचिंग कहाँ से ले, तो मैं आपको हमेशा के लिए बोलता हूँ, लाइव शिल्प अकेडमी से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर डोमेन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए हमसे। हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, कमेंट बॉक्स आर ओपन, यू गाइस कैन एंजॉय इट। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नोट के साथ। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।